रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इनका सानिध्य हमें मिला है। इन्होंने अपने बिजी लाइफ में से कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। सबसे सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर संजय देसाई सर से। आइए सर। हेमलता दीदी। डॉक्टर राकेश तरन अभी रास्ते में हैं, वो ऑन द वे हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद श्रीवास्तव सर से तालियों से स्वागत किया जाए। अब मैं ब्रह्मा कुमारी दीदियों से अनुरोध करता हूं कि अतिथियों का स्वागत बैज व पौधों से करें। आइए डॉक्टर राकेश तरन सर। तालियां बजती रहें। आज विश्व कैंसर दिवस है। यह हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रतीक है हमारे कैंसर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का। इसका उद्देश्य है कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ताकि शीघ्र निदान हो सके, लक्षणों की पहचान हो सके। इसकी रोकथाम के उपाय समझाना, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। उपचार, सहारे एवं व्यवस्थित जीवन शैली का जानकारी देना, क्योंकि जानकारी है हथियार, यही है कैंसर पर वार। जानकारी है हथियार, यही है कैंसर पर वार। सन 2000 में कैंसर समिट फॉर द न्यू मिलेनियम पेरिस में आयोजित की गई थी। उसमें इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने जब सिग्नेचर करने के बाद इसको औपचारिक रूप दिया गया था। हर वर्ष एक थीम बनाई जाती है। सन 2026 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी एकजुट हैं लेकिन अनूठे हैं। ये एक 3 वर्षीय प्रोग्राम है जो 2027 तक चलेगा, और क्योंकि 2000 में ये शुरू हुआ था तो ये इस वर्ष इसकी रजत जयंती है। इस अभियान का लक्ष्य है रोगी केंद्रित देखभाल, पेशेंट सेंट्रिक केयर। इसको बढ़ावा देना है, इसमें और जितना हो सके सुधार लाना है, विषमताओं को कम करना है, समानता लाना है, ताकि एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से प्रॉपर गाइडलाइन बनती रहे और सभी को एक प्रकार जैसा ट्रीटमेंट मिलता रहे। जिन लोगों ने, तीसरा इसका उद्देश्य है, जिन लोगों ने कैंसर पे जीत पाई है उनके माध्यम से लोगों में सहानुभूति जगाना व जागरूकता लाना। दोस्तों, कहते हैं किसी भी बड़ी लड़ाई के लिए लड़ाई को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हौसला, और आज हम यहाँ उसी हौसले को सलाम करने आए हैं। डर को छोड़ो, हिम्मत जोड़ो, डर को छोड़ो, हिम्मत जोड़ो, कैंसर से जंग अब मिलकर लड़ो। क्योंकि कैंसर ये किसी अकेले व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, यह हम सब सामाजिक एक दायित्व है, सामूहिक प्रयास करने हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है जब समाज बदलता है तो परिणाम भी बदलते हैं। कैंसर से लड़ने का अब इरादा है, यही हम सबका कदम, एक ही रास्ता है। आइए अब जोरदार तालियों से इस अभियान की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। जागरूकता का दीप जलाओ, कैंसर को दूर भगाओ। मैं
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपक एक शुभ कार्य करता है, कल्याण प्रदान करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है तथा धन संपदा देता है। ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। शत्रुओं की विकारी बुरी बुद्धि को नाश कर इस दीपक को ज्योति को नमस्कार है। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ। इसमें मैं नम्रतापूर्वक आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हेमला दीदी, अनीता दीदी, उषा दीदी, आस्था दीदी, डॉक्टर शिल्पा जी, डॉक्टर संगीता जी, श्री बिशेन जी, आप सभी स्टेज पर आमंत्रित हैं दीप प्रज्वलन के लिए। आइए। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। दीपक शुभ कार्य करता है, कल्याण प्रदान करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है तथा धन संपदा देता है। शत्रुओं की जो विनाशी विकारी बुरी बुद्धि है उसका नाश कर इस दीपक को हम नमस्कार करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नम्रतापूर्वक आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हेमला दीदी जी को अपने आशीर्वचन के लिए। दीदी के बारे में सरल, सौम्य, मृदुभाषी एवं आकर्षक व्यक्तित्व की धनी ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी ने बीएससी करने के पश्चात जब वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी तब वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आई। यहाँ दिए जाने वाला वैज्ञानिक, तार्किक और पूर्ण तरह व्यावहारिक ज्ञान ने आपको इतना प्रभावित किया कि तुरंत इससे जुड़ गई। इनका सपना था सर्जन बनकर मानव सेवा करना, जो इसको संकल्प को साकार करते हुए सन 1976 से ही सुप्रीम सर्जन, परमपिता के महान कार्यों में रूहानी सर्जन बनकर अपना समूचा जीवन समर्पित कर दिया। कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार कुशलता, सरलता, समर्पणता, नम्रता, मिलनसारिता, ओजस्वी व्यक्तित्व, कला, सादा जीवन, उच्च विचार के साथ राजयोग की विशेष अनुभूति के आदि के गुणों के कारण अनेक सेवा केंद्रों को प्रारंभ करने एवं सुव्यवस्थित रूप से चलाने का सौभाग्य मिला, जिसे आपने कुशलता से पूर्वक पूरा किया। आपने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी संबोधित किया है। भारत, नेपाल, रशिया के अनेक संस्थानों, उद्योग समूहों, बैंकिंग संगठनों, मीडिया ग्रुप्स, प्रबंध संस्थानों में स्वप्रबंधन एवं नेतृत्व कला जैसे अनेक कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया है। आपके प्रेरणादायी और ममतामयी पालना युक्त सानिध्य में अनेक ब्रह्मा कुमारी बहनों ने आध्यात्मिक विकास के उच्च लक्ष्य को प्राप्त किया है
और यह क्रियात्मक प्रशिक्षण सतत जारी है और जारी रहेगा। आप वर्तमान में इंदौर जोन, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व इसके सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान व उड़ीसा के 550 सेवा केंद्रों की क्षेत्रीय निर्देशिका के रूप में अपनी आभा बिखेर रही हैं। आइए। ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर विशेष कैंसर डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच मंचासीन है बहुत ही विख्यात, प्रसिद्ध और सफल सभी सर्जन डॉक्टर्स हैं जो कैंसर के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं और उसका इलाज भी सफलतापूर्वक करते हैं। तो ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर संजय देसाई जी, जो विगत 13 वर्षों से अपनी संस्था से बहुत पारिवारिक रीति से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे डॉक्टर संजय देसाई जी का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। फिर डॉक्टर शिव प्रसाद श्रीवास्तव जी, आप भी कोकिलाबेन हॉस्पिटल से संबंधित है और आज मेरे ख्याल से पहली बार आ चुके, तो आए हैं हमारे बीच। और आप भी बहुत अच्छे विख्यात प्रसिद्ध सर्जन हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर राकेश तारण, आपका बहुत अच्छा संबंध संस्था से है और आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी से हमारे राकेश तारण भाई का और हमारे संजय देसाई जी का भी बहुत नज़दीक का कनेक्शन रहा है। और आप समय प्रति समय जब आवश्यकता हो, हम आप दोनों को ही जब भी बुलाते हैं तो आप सहज थोड़े से छोटे से बुलावे पर हमारे बीच हाजिर हो जाते हैं। तो मैं आदरणीय राकेश तारण जी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर गिरीश टावरी जी, आप भी विगत 10-12 साल से इस संस्था से जुड़कर के सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी बहुत प्यार से दिल से सेवा करते हैं। और इनका जो क्लिनिक है पुष्पश्री हॉस्पिटल, वो तो हमें ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा कुमारी के लिए ही बना है। प्रायः सभी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें वहाँ ही जाकर अपना इलाज कराते, तो बहुत प्यार से सबकी सेवा करते हैं। तो आपका भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम सभी बहुत अच्छे अनुभवी वक्ता हमारे बीच है, उनसे सुनेंगे, क्योंकि कैंसर डे जैसे बताया जागरूकता के लिए मनाया जाता है, ताकि क्योंकि कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है और जैसे ही किसी को पता चलता है कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो अंदर से ही ऐसा लगता है बस अब मैं चंद दिन की या कुछ महीनों की ही मेहमान हूँ, अर्थात मृत्यु सामने दिखाई देती है। तो घबराते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, बाद वाले अपने परिवार का क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य की चिंता, बहुत सारी बातें नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। तो कैसे ऐसे समय पर आज ये बीमारी भी लाइलाज नहीं रही है, हर बीमारी का आज वैज्ञानिक युग में इलाज है और वो कैसे संभव है। लेकिन कहते हैं कि इलाज से पहले ही हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर ले, बीमारी होवे ही नहीं, प्रिवेंशन कैसे हम करें। तो वो आपको आज सभी डॉक्टर्स बताएंगे कि बीमारी होने के बाद क्या करना है, लेकिन उसके पहले प्रिवेंशन हम क्या क्या करें ताकि बीमारी होवे ही नहीं, कैसे उसकी रोकथाम की जाए। और साथ साथ ऐसे अगर हो भी जाती है तो अपना दृष्टिकोण बहुत
सकारात्मक रखना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए और भगवान को साथी बनाकर उससे शक्ति लेकर के अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ थोड़े समय के लिए आती है तो हमें अपने मनोबल को कभी भी कम नहीं करना चाहिए और ऐसे अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने, मनोबल को बढ़ाने, अपनी हिम्मत उल्लास को बनाए रखने और सबके लिए अच्छा सोचने, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए शुभ सोचना शुरू करें। तब उसके लिए यहाँ संस्था द्वारा दिया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन हमें बहुत बहुत मदद करता है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हिम्मत मदद देने के लिए सभी परिवार अगर साथ में खड़ा रहता है, उसे निश्चिंत करता है, तुम चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं, तुम ठीक हो जाओगे, इस तरह से पॉजिटिव हिम्मत की बातें उनको कहते हैं तो भी उनके अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है। अभी अभी हमारी संस्था की ही एक ब्रह्मा कुमारी बहन को कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसकी सर्जरी डॉक्टर देसाई जी ने ही की, लेकिन हमने देखा वैसे तो दर्द बहुत है, लेकिन उसके चेहरे पर न तो बीमारी की कॉन्शियसनेस थी कि मुझे कैंसर हुआ है, न दर्द की फीलिंग। और आज उसके 2 कीमो भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसका चेहरा बहुत हर्षित है। ये आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का ही प्रभाव है, नहीं तो बीमारी तो कब खत्म करेगी, लेकिन व्यक्ति उसकी सोच से पहले ही अपने आप को खत्म कर लेता है। तो राजयोग मेडिटेशन हमें इस कार्य में बहुत बहुत मदद देता है। बाकी बीमारी का तो हम हमारे अनुभवी डॉक्टरों से सुनेंगे। ओम शांति। धन्यवाद हेमलता दीदी जी। सामाजिक पहलू पे आपने महत्व दिया, प्रिवेंशन पे जोर दिया, सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व बताया और परम पिता परमात्मा से जुड़ने का जो महत्व है उसमें मनोबल बढ़ने में काफ़ी होता है और पारिवारिक पहलू के बारे में भी प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर संजय देसाई सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे कैंसर से जुड़ी बीमारी के बारे में जानकारी व सर्जन की भूमिका के बारे में आप लोगों से अपने ज्ञान साझा करें। धन्यवाद। ओम शांति। सबसे पहले मैं आभार मानता हूँ इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर का, हेमलता दीदी, अनीता दीदी, उषा बहन का और ये मेडिकल विंग का इस वर्ल्ड कैंसर डे पे प्रोग्राम रखने के हिसाब से। पर सबसे ज़्यादा वो है कि कैंसर क्या है। तो कैंसर के लिए सामान्य तौर पे अपना बदन में हर रोज सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है और नई कोशिका बनती रहती है। कैंसर की कोशिका वो है जिसका अनकंट्रोल्ड, जिस असामान्य, अनियंत्रित और कोई भी सिग्नल के इंटेंसिटी के बिना उसका डिवीजन चालू हो और वो कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाए। एक नॉर्मल है वो प्रोग्राम डेथ होता है, जो कोशिका किसी का भी होता है। प्रोग्राम डेथ फिक्स है, जैसे अपनी अन्न, कोई भी आहार नली है, कोई भी चमड़ी के, जैसे नाखून का देखो, बाल के देखो, तो इसका एक प्रोग्राम डिवीजन रहता है और उस हिसाब से ही करता रहता है। कैंसर की सेल में ये प्रोग्राम पूरा विचलित हो जाता है और बिगड़ जाता है। वो उसके कारण बहुत सारे हैं, अकेला वो नहीं है कि भाई हम डिवीजन हुआ और कोई भी सेल कैंसर में बदल गया। उसको प्रिकॉशंस और उसके फीडिंग, जो अपने खान पीन है, क्या नहीं है, क्या अपनी आदतें है, क्या अपने केमिकल्स जाते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, कौन सी कोशिका नुकसान हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे
कैंसर और नॉन कैंसरस ट्यूमर की बात करते, बिनाइन और बिनाइन बोलते, तो कैंसर का गठान आजू बाजू फैलती है, आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करती है और कहीं पे भी बदन में फैल सकती है। बिनाइन गठान सिर्फ उसी हिस्से में सीमित रहेगी जो कहीं पे भी फैलेगी नहीं या कुछ भी नहीं उसका रहेगा, वो धीरे धीरे 1-2 साल में 5 साल में बढ़ेगी। ये बिनाइन गठान कौन सी, जो जैसे वो चर्बी की गठान कई लोगों को रहती है बदन में, वो कई 5-6 सालों में हो जाती, 5-6 सालों से रहती है, कई लोग 20 साल से बोलते हैं, पर 20 साल में एक साल भर में मुश्किल से 1 सेंटीमीटर या वो बढ़ती है। उसी गठान जब कैंसर में कब बदलती है, बोलना चाहिए कि अपने को 20 साल वाली गठान या 2 साल वाली गठान 1-2 महीने में 2 सेंटीमीटर से 4-5 सेंटीमीटर बढ़ गई, या उसमें दर्द चालू हो गया, उसमें छाला बन गया, तो अपने को उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसके कैंसर के लक्षण डेवलप हो रहे हैं। और कैंसर का निदान कैसे करेंगे, तो 2 ही निदान है कि कैंसर के 2 प्रकार के जाता है, एक सॉलिड ऑर्गन और ब्लड कैंसर के रिलेटेड। तो ब्लड कैंसर का रिलेशन तो जो भी है स्लाइड्स के द्वारा ही होगा। पैथोलॉजिस्ट उस ब्लड के स्मीयर लेके देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, उसमें ब्लास्ट सेल मिलेंगे तो वो कैंसर, ब्लड कैंसर की ओर जाएगा। और सॉलिड ऑर्गन यानी कोई भी अपने गाल का रहा, मुंह का रहा, पेट का रहा, बड़ी आंत का रहा, ब्रेस्ट का रहा, लीवर का रहा, तो हड्डी का रहा, स्नायु का रहा, उसको सॉलिड ऑर्गन कैंसर का, तो उसमें बायोप्सी हमेशा जरूरी है। कई लोगों को मन में भ्रांति है कि भाई बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है, उसका निदान करना जरूरी है, इसलिए बायोप्सी लेना जरूरी है। और एक जो फैमिली सबको कैंसर की डर लगता है कि हमको हेरिडिटरी कैंसर का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो महीने की एक दिन आपको तय करना है। मान के चलो आपका जन्मदिन 20 तारीख को है, 9 तारीख को है, 13 तारीख को, तो आपको महीने की उस डेट को फिक्स करना है कि भाई मैं उस दिन में मेरा मुंह, महिला है तो ब्रेस्ट, और शरीर में कोई बदलाव है, तिल है, कोई छाला है, बदलाव है तो वो देखे। बाकी पूरे महीने उस चीज को उनको इग्नोर करना है, क्योंकि डेली देखोगे आप तो कभी भी वो परिवर्तन को आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो सिर्फ महीने में एक दिन करना है। तो सबसे अच्छा दिन है कि अपना बर्थडे थे या कोई भी डेट आपको अच्छा लगे कि मेरी ये डेट लकी है, तो मैं उस दिन को अपने आप को स्वपरीक्षण करना है। साल में एक बार डॉक्टर से मिलना है, एक ही बार, और उसमें कई बार होता है कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं बड़ी बड़ी अस्पताल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, उसमें जाके आप करा सकते हो। तो आपका पूरा ब्लड चेक हो जाएगा, डॉक्टर देख लेगा, जो भी नेसेसरी जांच है वो भी हो जाएगी। बायोप्सी के प्रकार जैसे बोलते हैं हम, एक एफएनएसी का रोल रहता है, एक ट्रू कट बायोप्सी लेता है, और एक चीरा लगा के लेना रहता है, वो सर्जन का काम है। तो उसमें सुई एफएनएसी वाली हो तो सुई की जांच है, जैसे इंजेक्शन लेते हैं वैसे ही वो पानी निकाल के जांच के लिए भेज देता है। जब चीरा लगा के लेना है या ट्रू कट बायोप्सी लेना है तो थोड़ी बात बेहोशी की हमको मदद पड़ती है, तो उस हिसाब से अपने को आगे बढ़ना है। स्टेजिंग का काम क्या है, तो स्टेज निदान करेगा कि भाई कि कौन से कैंसर कौन से स्टेज का है। तो उसमें सबसे पहले हम बोलते हैं स्टेज 0, स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो ये जरूरी क्यों है, तो उस जरूरी इसके इसलिए कि इसका इलाज आगे कैसे करना है कि उस पर निर्भर रहेगा। और 2 चीज उसमें भी है, ब्लड और रेडियोलॉजिकल एक्सरेज। अभी ब्लड में तो बहुत सारे ट्यूमर्स मार्कर्स आ गए, तो उससे अपने को मालूम पड़ेगा कि कितनी भयानक बीमारी आगे है। रेडियोलॉजिकल में अपना सिंपल एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, और अभी रिसेंटली पेट स्कैन ऐड हो गया है हर एक जगह पे स्टेज जानने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को डायग्नोस करने के लिए पेट स्कैन करने जाना है, डायग्नोस हुआ उसके बाद आप कराओ। और सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो छाती का फोटो है और पेट की सोनोग्राफी, 2 ही चीज में आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्टेज 4 है कि नहीं। छाती का फोटो इसलिए कि फेफड़े में बीमारी फैलती है सबसे ज़्यादा, और सोनोग्राफी इसलिए कि आपका लीवर में और पेट में पानी भरता है उसके लिए।
तो ये 2 जगह मालूम पड़ता है। फिर आगे कहीं और फैला है कि नहीं फैला है उसके हिसाब से है। स्टेज की बारे में बात हो गई, तो ये स्टेज 1 है, सीमित अपना है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है और ये स्टेज 4 है। जैसे फेफड़े में बताया, लीवर में बताया, उस हिसाब से वो है। इलाज का काम क्या है हमारा? तो बेसिकली ऑपरेशन है, रेडियोथेरापी है, कीमोथेरापी है, दर्द निवारक सहायता है और भी कई काउंसलिंग वाले रहते हैं, साइको काउंसलिंग करते हैं, जिसमें सर्जरी सॉलिड ऑर्गन के लिए मेन स्टे है। ब्लड कैंसर हो तो कीमोथेरापी ही लगनी है। रेडियोथेरापी और सर्जरी दोनों साथ साथ चलते। कई बार एक मरीज को सिर्फ हम सर्जरी करके बोल देंगे आपका इलाज पूरा हो गया। कई बार हम बोलते हैं आपको दोनों लेना पड़ेगा, कई बार हम बोलते हैं आपको तीनों लेना पड़ेगा। डिपेंड स्टेज कौन सा है और कौन से प्रकार का अपन ने इलाज तय किया है। और दर्द निवारक सहायता, पेलिएटिव केयर का एक बड़ा एक विंग खड़ा हो रहा है। तो पेलिएटिव केयर बंद हो गया। पेलिएटिव केयर कब होता है कि पेलिएटिव केयर के लिए मरीज को संभाला जाता है कि भाई आपका कैंसर की संभावना ये है और आपको आगे किस डायरेक्शन में प्रोग्रेशन में होना है। तो स्टेज 1 में उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है पेलिएटिव केयर की। स्टेज 1 में इसलिए कम पड़ती है कि उसका इलाज होता संभव और उससे क्योर होने के पूरे चांसेस है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, मरीज के इलाज खत्म हो जाने के बाद उसके सिम्टम्स रहते हैं कुछ इलाज के विपरीत कारणों के, तो उन सबको अपने को कंट्रोल करने के लिए पेलिएटिव केयर वाला है। और स्टेज 4 में पेलिएटिव केयर में ऐसा है कि जैसे मरीज को खांसी आई तो खांसी की दवाई दी, दर्द हो रहा है तो दर्द राहत की दवाई दी, पेट में पानी भर गया है तो पेट में से पानी निकाला गया, और वो सब अपन उनके इस हिसाब से इलाज करते रहते हैं। तो पेलिएटिव केयर एक अच्छी तरह से एक नया ब्रांच है जो मदद करता है सबको। फिर आगे की जैसे बात पेलिएटिव केयर की हो गई, अभी अपने को करना क्या है अपने हिसाब से जो है उसमें सबसे आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटी की बात है तो खेल कूद है, फिर अपने खेल कूद है अपने साथ, फिर है मन की मानसिक अवस्था एकदम स्मूथ रखनी चाहिए अपने को, फिर खान पान में ध्यान रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा है एनवायरनमेंट है। तो अपनी जो दवाइयाँ ले रहे हो या हार्मोन्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हैं अपन, तो उसको अपने को ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने क्या खा रहे हैं क्या नहीं। महिलाओं में जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से जो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पहले आती थी उसमें ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज़्यादा रहता है चांसेस, तो वो अपने को कम खानी चाहिए। केमिकल युक्त आहार जो है अपन बहुत सारे हर एक बोलता है ये फर्टिलाइज़र लगा दिया, केमिकल्स लगा दिया, अच्छा ज़्यादा पैदावार आ गया, तो उसके लिए बेसिकली आपके पास कोई उसका वो नहीं है। आप ऑर्गेनिक खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि उत्पादन उसका कम रहता है, किसान उसकी लागत लगती ज़्यादा है तो ज़्यादा भाव में बेचने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से और ऑर्गेनिक खेती के लिए भी आपको मान के चलो 7 साल तक आपको उस खेत के अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया हुआ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। उसके वो कैडमियम जो भी केमिकल्स उन्होंने ढूंढने हैं खेत में से वो ढूंढ के हर साल आपका सॉइल टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद देंगे। आजू बाजू किसान में भी अगर पानी में भी ये केमिकल्स गए हैं यूरिया या वो सब, तो आप उसको नहीं हो पाएगा कि भाई आपको ऑर्गेनिक खेती की कोई वो नहीं सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो ये हो गया। ये एसपी आगे ले ले, बिल्कुल मैं ले, बस एक मिनट। ये पेप्समियर की एक टेस्ट है जिसने सर्वाइकल कैंसर की इलाज के लिए एक रिवॉल्यूशन चालू किया। ये 1930 में डायग्नोस हुआ था। इसमें बेसिकली जो भी महिला है जिसकी भी बच्ची है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने के बाद या शारीरिक संबंध चालू होने के बाद को उसको कराना चाहिए। उससे हर साल एक बार कराना है, 3 कॉन्सेक्यूटिव साल करना है। सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स बच्चेदानी का मुख का कैंसर, इन्फेक्शन से कैंसर डेवलपमेंट में 20 साल लगते हैं। तो अगर ये पेप्समियर का टेस्ट अपन कराते हैं
तो उसमें 3 नेगेटिव आ रहा है तो चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल 5% के आजू बाजू चले जाता है। तो जो भी महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव रहती है या जो भी है, उनके लिए ये जरूरी है कि पैप स्मीयर का टेस्ट वो कराएं। ये बेसिकली अपना भोजन होना चाहिए। 7 रंग, जैसे मेघधनुष के या इंद्रधनुष के बोलते हैं, 7 रंगों का होना चाहिए। तो 7 रंगों में सब्जियां आ जाती है, दाल आ जाती है, चावल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और सलाड्स आते हैं। ऐसा नहीं, और मौसम के हिसाब से ही खाना है। ऐसा नहीं है कि अभी मौसम नहीं है तो मेरे को आम खाना है, पीला रंग लेने के लिए नारंगी लेने, तो वो नहीं। अपने मौसम इस टाइम पे नारंगी अच्छी मिलती है तो वो खाओ, वो भी एक कलर है, सेम कलर टू आम। तरबूज का सीज़न समर में है तो अभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई भी लाल बीट रूट की सीज़न है एकदम अच्छी सी। गाजर है आपका लाल, तो वैसे अपने को मौसम के हिसाब से फ्रूट खाने चाहिए, न कि रेयर एग्जॉटिक फूड्स खाने की वो ज़रूरी है। और भोजन, व्यायाम, औषध, अगेन स्तनपान बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है। उसके लिए वो जरूरी है कि महिलाओं के लिए कि भाई स्तनपान कराते हैं। और स्वच्छता, सेल्फ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन भी चाहिए और सराउंडिंग हाइजीन्स भी चाहिए। बस रिक्रिएशन के लिए प्लेग्राउंड, पहले तो अपने स्कूल में जब जाते थे तो पीटी का एक कंपलसरी पीरियड रहता था, हर रोज कोई ना कोई मास असेंबली रहती थी जिसमें अपने को दौड़ाते थे। आज की तारीख में अभी ये स्कूलों में कम हो गया है, तो बच्चों को अपने को जोर देना पड़ेगा कि भाई खेलो, टीवी मत देखो, कम से कम 15 मिनट अपन समय निकाल के उसके साथ, बच्चों के साथ करें। और ये 4 फरवरी का महत्व तावरी जी ने बता दिया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिकली इट इज़ फॉर ऑल कैंसर पेशेंट्स, केयर गिवर्स एंड सपोर्टिंग कम्युनिटी के लिए ही है और अर्ली डिटेक्शन के लिए। अभी इंदौर में देखोगे तो गुरुजी सेवा संन्यास ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप वान लेके आए हैं, तो वो कोई भी मेमोग्राफी करवाना चाहे तो उसके लिए हो सकती है। बस, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर संजय देसाई सर। आप प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पिछले 28 साल से इंदौर में सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न अस्पतालों में से जुड़े हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रथम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बाबा के अन्य बच्चे हैं, पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, नियमित बाबा की क्लास में आते हैं। आपने बायोप्सी का महत्व बताया, डरने की ज़रूरत नहीं है, लक्षणों पर ध्यान देना है और स्टेजिंग का महत्व भी है। और बायोप्सी से डरना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, पेशेंट देखते हैं तो बायोप्सी करने से और फैल जाएगा, तो ये एक मिथ्य है। बायोप्सी करने से जल्दी निदान होगा तो और बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्यूमर मार्कर्स की ज़रूरत है और पैलिएटिव केयर आज एक अपकमिंग ब्रांच है, ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और भोजन, दिनचर्या, इसका भी महत्व है। इसी तारतम्य में मैं अब डॉक्टर शिव प्रसाद जी को श्रीवास्तव सर से अनुरोध करता हूँ कि वे मेडिकल थेरेपी एवं रेडिएशन थेरेपी की जानकारी दें। डॉक्टर शिव प्रसाद एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनको 20 साल का अनुभव है। आपने जबलपुर से MBBS MD करने के बाद इंदौर से DM किया है। इसके बाद आप UCMS दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, चौथराम अस्पतालों में सेवा दी है और विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। और शेल्बी अस्पताल जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है। इनकी सफलता का एक मंत्र है जो इन्होंने दिया है, अपने मरीजों के स्वस्थ जीवन के लिए उपचार के दौरान सहानुभूति, सटीकता और आशा बनाए रखना। आइए डॉक्टर श्रीवास्तव। ओम शांति। और सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे विषय पे आज ये प्रोग्राम रखा गया है और मंच पर बैठे सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय देसाई सर ने कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको दे दी है। मैं थोड़ा सा इसमें वो वाला पार्ट ऐड करूँगा कि कैंसर के बारे में हमको जानकारी चाहिए क्यों।
मतलब हम कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्यों इन्फॉर्मेशन, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, क्या ज़रूरत है? इसकी कुछ कैंसर क्या है इसके बारे में डॉक्टर संजय देसाई सर ने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसी से आगे बढ़ेगा। कैंसर कोशिकाओं की बीमारी है। हाँ सर, थोड़ा नेक्स्ट कर दीजिए सर पूरा। ओके, बस सर देख लीजिए आप। कैंसर के बारे में बात करने की आवश्यकता क्यों है हमको? नेक्स्ट यस। दैट इज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। मतलब अगर हम दुनिया में अगर ये सोचा जाए कि कैंसर से कौन प्रभावित नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी, हर एक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। कैंसर का जो इंसिडेंस अगर देखा जाए, कैंसर होने की संभावना आज के समय में अगर हम देखें तो महिलाओं को स्पेसिफिकली बात करें तो हर 8 महिलाओं में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। अगला जो एक एक्सपेक्टेशंस या प्रेडिक्शन बोला गया है कि हर 4 व्यक्ति में से एक को कैंसर होने की संभावना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको एक ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमनली होने वाली है, जैसे आज दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो कॉमनली है, जिसको हम नॉर्मल जैसा मानते हैं, वैसा ही शायद कैंसर होने वाला है अगले आने वाले सालों में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानकारी रखें। डेथ का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें दो तरीके की डेथ, एक मेंटली है, साइकोलॉजिकली। जिस किसी को भी हुआ कैंसर तो सबसे पहले मानसिक तौर पे ही वो टूट जाता है, एंड देन अगर वो बीमारी कंट्रोल नहीं आई क्योंकि उसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो बीमारी के कारण डेथ हो जाती है। कैंसर को रोका जा सकता है। डॉक्टर संजय देसाई सर ने कुछ पॉइंट्स बताए कि आपको खाने में क्या करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि कैंसर को रोका जा सके। नेक्स्ट सर। एंड कैंसर को जैसे स्टेज जो बताई, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज अगर हम जल्दी स्टेज में कैंसर का पता करते हैं, स्टेज 1 और 2, जहाँ पे कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि कैंसर को हम ट्रीटमेंट से, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़। लेकिन अगर स्टेज 3 और 4 की तरफ जाता है तो उसके कंट्रोल होने की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। इसलिए कैंसर को अर्ली स्टेज में पिक करना या उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सर। कैंसर के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे कि कैंसर को रोका जा सकता है। आज मैक्सिमम जो कैंसर हैं वो 80 to 90% हमारी खुद की हैबिट्स के कारण होते हैं। हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाने में हम नियमित नहीं हैं, हम अनियमितता बरतते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं उनको देखा जाए तो ज़ोमैटो, स्विगी से हर चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें कि प्री कैंसरस मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं। ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमको खाने में क्या खाना है। खाना फ्रेश होना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो हम अच्छे से वॉश करें और टाइमली फूड को लें, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। कैंसर के अगर हम हर साल देखें तो नए 8 लाख मरीज़ हमारे भारत में आते हैं और एक्सपेक्टेशन है कि ये बढ़ के कुछ 12 से 14 लाख हर साल नए कैंसर केसेस जनरेट होंगे। इनमें से अगर हम 70 to 80% कैंसर के मरीज़ों की बात करें तो बीमारी के कारण उनकी जान चली जाती है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर 100 में से 70 से 80 लोग बीमारी के कारण जाने तो वो बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सर प्लीज़। कैंसर किन कारणों से होता है, नॉर्मली सभी लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें। टोबैको, तंबाकू, किसी भी फॉर्म में, अल्कोहल या इन दोनों का एक साथ यूज़, तंबाकू और शराब का सेवन एक साथ करना। नेक्स्ट सर।
जैसा मैंने बताया, स्मोक फूड, फैट ज़्यादा होना डाइट में, और कुछ केमिकल्स, कुछ वायरसेस, हेपेटाइटिस वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिनसे कि हमारे शरीर में कैंसर होते हैं। तो अगर सामान्य तौर पे लोग एक बड़ा सा सवाल करते हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ तो मुझे क्यों कैंसर हो गया, सो उसका जवाब ये रहता है कि कुछ वायरस रहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो गले में होते हैं या बच्चेदानी के मुंह वाले हिस्से में होते हैं, इनसे वायरस से कैंसर होता है, जो आपको सामान्य तौर पे नहीं पता। और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जेनेटिक्स। नेक्स्ट सर प्लीज। सो ये तो सब आप लोगों ने पिक्चर्स देखे ही होंगे। नेक्स्ट प्लीज सर। सो ये कॉमन रीज़न है इन कैंसर होने के। आनुवांशिकता एक बहुत बड़ी ही बात है कि सामान्य तौर पे जब किसी को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई गलत हैबिट्स नहीं है, फिर भी उसको कैंसर हो जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है आनुवांशिकता। कि कहीं अगर फोर फादर्स पेरेंट्स में, दादा दादी, नाना नानी, किसी को किसी तरीके का कैंसर है तो आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ कॉमन कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जो कि पीढ़ियों में चलते रहते हैं। पहले हमारे पास में इनके लिए कुछ भी निदान नहीं था, बट आज की डेट में कुछ ब्लड टेस्ट हैं, सिंपल से ब्लड टेस्ट, जिससे हम अगर किसी फैमिली में कुछ कैंसर रन कर रहे हैं तो उसके बारे में हम उन ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं कि क्या आपको होने की संभावना है कि नहीं, या वो जीन में बदलाव आप में पॉजिटिव है कि नहीं। सो ये हेरिडिटरी है। सो हेरिडिटरी वाले ये कैंसर जो कॉमनली आँख का या पेट का या ब्रेस्ट या ईसोफेगस और प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट प्लीज सर। सो अब जल्दी पता लगाना क्यों ज़रूरी है? जल्दी पता लगाना, जिसके बारे में मैंने बताया कि अगर हम अर्ली स्टेज में पिक कर लेते हैं, स्टेज 1, 2 में, तो ठीक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एडवांस स्टेज में जाएंगे, ठीक होने की संभावनाएं कम है। जल्दी स्टेज में पता होने से ट्रीटमेंट कम कॉस्टली होता है, कम डिफ़िकल्ट होता है, पेशेंट और फैमिली जितने भी पर लोग हैं उनको परेशानियों का कम सामना करना पड़ता है। बट अगर एडवांस स्टेज हो गया सो ये सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, खर्च भी ज़्यादा होता है, लंबा ट्रीटमेंट भी होता है, मुसीबतें भी ज़्यादा आती हैं। नेक्स्ट प्लीज सर। सो ये डिफरेंट जगह के, हर जगह के कैंसर्स के बारे में कुछ रूल्स हैं बेसिकली, लेकिन मैं इनको एक बहुत ही सामान्य तौर पे एक उसमें बताता हूँ कि कोई भी दिक्कत आपके शरीर में जो असामान्य है और अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है, कोई छाला हो रहा है मुंह के अंदर, कोई गठान हो रही है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई फीवर आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में दिमाग में एक शक ज़रूर पैदा करिए कि कहीं इसका संबंध कैंसर से तो नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से में हो वो, चाहे वो मुंह के अंदर छाला हो रहा हो, जुबान में छाला हो रहा हो, गले में खराश हो रही हो, निगलने में दिक्कत हो रही हो, गले के ऊपर गठान आ रही हो, ब्रेस्ट या स्तन के ऊपर कुछ गठान आ रही हो, डायरिया हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट करने के बाद भी इसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस कोई चीज़ बनी हुई है, 3 हफ्ते तक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक नहीं हो रही है, तो एक सवाल ज़रूर करिए डॉक्टर से, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर के कुछ लक्षण हैं, क्योंकि कैंसर के लक्षण कुछ बहुत अलग नहीं होते। सामान्य हमारे शरीर के सिंपल सी बीमारियों जैसे थकान का महसूस होना, बुखार आना, कभी ब्लीड हो जाना, कोई छोटा अल्सर हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा है, ये सब हमारे शरीर में कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू कर दीजिए सर, ये 10 रूल्स मैंने एक ही स्लाइड में बता दिए, प्लीज़ कंटिन्यू सर। और आगे सर। नेक्स्ट सर प्लीज। सो ट्रीटमेंट के ऑप्शन में पहला ऑप्शन सर्जरी। सामान्य तौर पे सभी लोगों को जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पता हैं कैंसर के, वो सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, ये 3 ऑप्शन सबको कॉमनली पता है। बट चूंकि हम समय के साथ एडवांस हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं, नए टाइप के ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जिनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पुराने ट्रीटमेंट से। सो मैं आज सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं कुछ नए ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा जो आज के समय में इंदौर में
बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। शुरुआत में काफ़ी खर्चीले थे, बट आज की डेट में खर्च भी बहुत कम हो गया है, इनके असर भी बहुत ज़्यादा हैं। पहला है उसमें इम्यूनोथेरेपी। सो इम्यूनोथेरेपी को हम सामान्य भाषा में लोग समझते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी है। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं हैं। ये इंजेक्शंस हैं या टैबलेट्स हैं, जिनसे कि हमारे शरीर की जो एक अच्छी कोशिकाएं, जो हमारे कैंसर की या इन्फेक्शन की कोशिकाओं को मारने में मदद करती हैं, उन कोशिकाओं को कैंसर या इन्फेक्शन की कोशिकाओं से बचाती हैं। जब बचाती हैं तो इनका नंबर बढ़ता है, इनकी संख्या बढ़ती है, और कैंसर पे कंट्रोल या इन्फेक्शन पे कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। इनको हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट प्लीज सर। सो अगर हम एक सिंपल स्लाइड जो मैंने बताया कि इसमें 2 कोशिकाएं हैं, एक टी सेल है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली कोशिका है। अगर इस कोशिका को ट्यूमर की या कैंसर की कोशिका मार देती है तो हमारे शरीर में कैंसर बहुत तेजी से फैलने लगता है। लेकिन जो इम्यूनोथेरेपी है वो इन टी सेल को इस कैंसर की कोशिका से बचाती है, जिससे कि टी सेल की संख्या बढ़ने लगती है और वो कैंसर की कोशिका को मार देती है। इसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। ये क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से किसी अच्छे स्पेशलिटी यूनिट में ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इनको हर कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा ज़रूरी है। नेक्स्ट सर प्लीज। दूसरा है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी, अगर हम इसको मैं ऐसे कहूँ कि अगर एक ही बीमारी के 10 व्यक्ति हैं तो आज से 10 साल पहले हम 10 लोगों को एक ही जैसा ट्रीटमेंट देते थे कि कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन। लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। अगर एक ही बीमारी है, सपोज मान के चलिए फेफड़े का कैंसर है 10 लोगों को, 30 साल की उम्र है 10 के 10 लोगों की, और स्टेज 4 है सभी को, तो इन 10 व्यक्ति का ट्रीटमेंट उनके हिसाब से अलग होगा, जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट या इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट और टारगेटेड थेरेपी। इसमें सिंपल से कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति को ये कैंसर किस जीन में बदलाव के कारण हुआ, जिसके लिए इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स दोनों अवेलेबल हैं। पहले टारगेटेड थेरेपी बहुत कॉस्टली होते थे, आज की डेट में टारगेटेड थेरेपी मात्र कुछ हज़ार रुपए में आते हैं। इनके फ़ायदे क्या है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, मरीज़ को बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। ट्रीटमेंट का कॉस्ट अगर मैक्सिमम भी देखें, इन टारगेटेड टैबलेट्स का कॉस्ट देखें तो 10,000 15,000 रुपये महीना, या कुछ गोलियों का तो 1,000 या 2,000 रुपये महीना, इतना कम ट्रीटमेंट कॉस्ट है। लेकिन अगर हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ रहा है तो उसका बहुत सारा खर्च है बच रहा है। वो व्यक्ति सामान्य क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी काफ़ी अच्छी है, वो नॉर्मल अपना अगर वर्किंग है, अर्निंग मेंबर है फैमिली का, तो वो अपने काम भी कर सकता है उस ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं उसके। नेक्स्ट सर प्लीज़। सो ये टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी का एक पिक्चर है कि कीमोथेरेपी शरीर की वो सारी कोशिकाएं जो बढ़ रही हैं उन सबको ख़त्म करता है, लेकिन टारगेटेड थेरेपी केवल उन्हीं कोशिकाओं पे काम करता है जो कैंसर की हैं, जिनके कारण कैंसर बढ़ रहा है। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और असर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्लीज सर। नेक्स्ट प्लीज सर। एंड कीमोथेरेपी सिंपली काफ़ी आप सभी लोग जानते होंगे, ये वो दवाइयाँ हैं जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसके कारण लोग काफ़ी घबराते हैं कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होगी या कीमोथेरेपी से हमारे बाल झड़ जाएंगे तो कैसा होगा। तो कीमोथेरेपी पेनफुल नहीं होती, दर्द नहीं होता है इसमें। साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, उसमें खास करके महिलाओं को पास स्पेसिफिकली देखा जाए तो बाल झड़ जाते हैं, लेकिन बाल पूरे आते हैं हमेशा जब भी हम ट्रीटमेंट को बंद करते हैं। सो कीमोथेरेपी अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आज के समय में बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाती हैं और ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट्स भी उससे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सर प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज सर। नेक्स्ट। सो बैक जस्ट लास्ट स्लाइड कि सबसे पहली बात कि कैंसर से डरना नहीं है, क्योंकि अगर हो गया है तो ऐसा तो नहीं ना कि हम अपनी लाइफ को बिल्कुल ये सोच लें कि अब तो ख़त्म। हमको फाइट करनी है
और अगर हम जल्दी अवेयर होंगे उसके बारे में तो हम अर्ली स्टेज में उसको पकड़ पाएंगे और पूरी तरीके से ठीक भी हो पाएंगे। समय पर जांच कराएं। समय पे आपको जैसे 40 इयर्स के बाद में रूटीन स्क्रीनिंग्स होते हैं, आपको स्क्रीनिंग करवाने चाहिए। फीमेल्स को मैमोग्राफी करानी चाहिए, मेल्स को कोलोनोस्कोपी या सिंपल कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो ट्यूमर मार्कर्स के लिए होते हैं वो कराने चाहिए, जिससे हमको अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो बहुत जल्दी ही पता पड़ जाए कि शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एंड विशेषज्ञ से इलाज लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर स्पेशलिस्ट से ही उसका ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। सो अगर इतना तेज़ी से जो ट्रीटमेंट चेंज होने वाला है, अगर आप विशेषज्ञ के पास नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि शायद आप पुराने ट्रीटमेंट में ही कंटिन्यू रहें। नए ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, इसलिए उनको पता होता है कि नए ट्रीटमेंट्स क्या आ रहे हैं। सो ये मेरी तरफ से जानकारी जो मैं देना चाहता था कैंसर के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव। आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलुओं पर प्रकाश डाला है कि जानकारी क्यों ज़रूरी है, कैसे रोका जा सकता है, स्टेज का महत्व बताया। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में उम्मीद काफ़ी रहती है ठीक होने की। स्टेज 3 एंड 4 में काफ़ी लेट हो जाते हैं, उम्मीद कम हो जाती है। अपनी हैबिट्स भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। फास्ट फूड को किसी प्रकार का भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमेशा फ्रेश और ऑर्गेनिक फूड लेना है। सेडेंटरी लाइफ नहीं रहे, रोज़ व्यायाम की आदत डालें। नशा नहीं करें। और नई प्रकार की विधाएं जो आई हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी के बारे में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डॉक्टर राकेश तारण सर को इनवाइट करता हूं, जो कि पिछले 20 साल से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऑन्को केयर हॉस्पिटल है जिसके ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर हैं, वो सीनियर कंसल्टेंट हैं। इन्होंने इंदौर मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद रायपुर से मेडिसिन में MD मेडिसिन किया। बाद में अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने DM हासिल किया है। इन्होंने बहुत जगह अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें CHL हॉस्पिटल महत्वपूर्ण है। दिल्ली में भी रह के बत्रा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी हैं। इनको जटिल कैंसर मामलों में के प्रबंधन में काफ़ी विशेषज्ञता हासिल है, जो कि एक दयालु रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अत्याधुनिक उपचार प्रदान करते हैं। मैं उनको इनवाइट करता हूँ। आइए डॉक्टर। ओम शांति। आदरणीय दीदी, धन्यवाद सहृदय। मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं। मैं सोच रहा था बैठे बैठे मैं बोलूँगा क्या, तो मुझे लगा इससे अच्छा है, क्योंकि सारे टॉपिक्स दोनों सर ने बहुत अच्छे से कवर कर दिए हैं। सो मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपना बता सकता हूँ। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको क्या है, ये क्यों है, क्या वाकई या नहीं, इन सब के क्वेश्चंस शायद मैं दे पाऊँगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस कर लें मेरे से, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे कुछ बोरिंग चीज़ें सुनानी होंगी, जो आपके मन में हो। अपन ब्रेस्ट कैंसर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बनने में वो 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनने में 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्यूमर का डबलिंग टाइम क्या है, उस पे उस कैंसर की ग्रोथ डिपेंडेंट। जैसे ब्रेस्ट कैंसर लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का नॉर्मल ट्यूमर डबलिंग टाइम 1 से 3 माह होता है। सो एक अंश जब जन्म लिया, उससे वो कई हजार करोड़ बनेगा, तब तक जाके वो डिटेक्ट होगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक
कोई देश है, वहाँ की आबादी 0 है, वहाँ की आबादी 1 हुई, उसके बाद उस आबादी को 1000 होने में वक्त लगेगा। 0 से 1000 होने में जो वक्त लगा उसको आप स्टेज 0 बोल सकते हैं। सो आने वाले समय में ये होने जा रहा है कि कई बार आपकी श्वास को एग्जामिन करके, आपके ब्लड को एग्जामिन करके, आपके यूरिन को एग्जामिन करके, जब वो डेवलप होने के बाद से 1 सेंटीमीटर तक का बनने जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए हम स्टेज 0 बोल रहे हैं। नियर फ्यूचर में AI के माध्यम से ये सब फिजिबल हो जाएगा, बट अभी जितनी स्पीड से हम बढ़ रहे हैं उस स्पीड से लगता है कि जल्दी हमें अपने जीवन काल में ये सब देखने मिलेगा। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका डबलिंग टाइम मात्र 8 घंटे होता है। जस्ट इमेजिन, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है बर्किट्स लिम्फोमा का। बर्किट्स लिम्फोमा यूजुअली बच्चों में होता है, क्योर रेट 99%, बट अगर आपने उसको टाइमली इंटरवेन नहीं किया तो वो घातक हो जाएगा, क्योंकि स्टेज चेंज हो रही। लेकिन अगर टाइमली इंटरवेन करा, सोचा और डिटेक्ट किया और ट्रीट किया तो ठीक हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस? मैं पूछना चाहता हूँ सर प्लीज। कौन से कैंसर हैं जिनमें अपन ने सफलता पा ली है, जिसमें अपन पूरा क्योर हो सकते हैं? जैसे मल्टीपल माइलोमा है। बिल्कुल सही सर। और कौन कौन से हैं? ल्यूकीमियास हैं, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं, अर्ली स्टेज के बहुत सारे कैंसर में चेंजेस आ रहे हैं। इवन मतलब मेरा फेवरेट एग्जाम्पल जाता है लंग कैंसर, जो इवन स्टेज 4 होने पे भी यदि एक पर्टिकुलर टारगेट उसमें पॉजिटिव है, जैसा डॉक्टर श्रीवास्तव ने बोला था, उसका नाम है एल्क, ALK म्यूटेशन यदि पॉजिटिव है, तो इवन स्टेज 4 ब्रेन मेट्स के साथ 85% से ऊपर, अगर 100 लोगों को एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर हुआ जो ब्रेन में भी जा चुका है, तो आप सोचिए 85% लोग 8 साल क्रॉस कर चुके। बहुत बड़ी चीज नहीं। हमें लगता है कि सारे अर्ली स्टेज नहीं, स्टेज 4 में भी चेंजेस आ रहे हैं। सॉरी सर, ब्रेन, वो ड्रग की एक खासियत है कि वो ब्रेन में जाके वहां से भी बीमारी को हटा देता है। इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी जो कॉन्सेप्ट सर ने लिया था, ये चेंज कर रहा है, पूरी साइंस को चेंज कर रहा है। आने वाले समय में, पहले हम क्या करते थे कि ड्रग देते थे, वो जाके पूरे शरीर पे काम करेगा। अब क्या हो गया है कि वो ड्रग को एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बना दिया। उसमें क्या होगा कि वो जाके वहां पर कैंसर सेल से जुड़ेगा और वहां के वहां ड्रग रिलीज करेगा। अब सोचिए ना, प्रिसाइजली उसने ढूंढा कि दरवाजा यहाँ है, दरवाजे पे जाके वहां से बाहर भागना है, वो वहां से बाहर जाके उस पर अटैक करेगा। सो अंदर रूम में कोई हलचल नहीं होगी। सो मोर टारगेटेड, मोर प्रिसाइज्ड। जैसा मैं बता रहा था, इम्यूनोथेरेपी, एक मेरा ही पेशेंट है स्टेज 4 लंग कैंसर, 2 साल इम्यूनोथेरेपी लिया। आपको क्या लगता है, जिंदा है या? जिंदा है, स्टेज 4 में। सरप्राइज था, क्योंकि हम तो पहले ये सोचते थे कि 4-5 महीने की आयु, ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल, फिर लेकिन यहाँ तो पूरा समीकरण चेंज होता जा रहा है और ये इतने फास्ट हो रहा है। आज के कुछ साल पहले तक हम बोलते थे कि एक नया कैंसर का ड्रग कितने दिन में डेवलप होता होगा। आप सोच सकते हो, ये बात होगी 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी। कैंसर का एक नया ड्रग को जन्म लेने में कितने महीने, साल, शताब्दियां लगती होंगी। एक गेस किसी से भी, या कोई भी बोल सकता। 10 साल। आज के 50 साल पहले जाता तो बिल्कुल सही था। जो आज के 5 साल पहले था, वो मात्र 13 दिन में एक नया ड्रग डेवलप हो रहा है। आज की बात करें सो हर दिन 2 नए ड्रग आ रहे हैं, हर दिन 2 नए ड्रग आ रहे हैं।
आप सोचिए साइंस कितना बदलने जा रहा है कि हो सकता है कि कल हम जब बात करें तब हम ये बोलेंगे कि कोई भी पेशेंट आया तो एआई से पूछना पड़ेगा कि भाई तेरा इलाज क्या करना, क्योंकि हमारी क्षमताएं भी तो सीमित हैं कि ये मरीज आया, इसके ये वेरिएशन है, इसमें से ये करना है, तो अब बता दो भाई इलाज क्या देना। वो दिन दूर नहीं। हमें लग रहा था कोविड के पहले तक कि 2030 तक पहुंचेंगे, लेकिन आज की डेट में जैसे गूगल पे एआई आ गया है, आप एआई पे डालो वो आंसर दे देता है कि इसके लिए बेस्ट इलाज ये है, आप ये करो। हम लोग सोचते नहीं हैं क्योंकि हमने उस यूसेज में नहीं लिया, लेकिन हर आदमी का एक लिमिटेशन है ना, तो उसको हटाने के लिए एक अच्छा जरिया है। प्लीज क्वेश्चंस। हाँ प्लीज। स्टेम सेल जो आप हम बच्चों में बोलते थे कि कॉर्ड ब्लड को प्रिजर्व कर लो, वो आगे के लिए बच्चे के लिए यूजफुल हो सकता है। धीरे धीरे साइंस इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जब कॉन्सेप्ट आया तब इतनी चीजें नहीं थी। तब हमें ये लगता था कि कुछ जेनेटिक्स वाले डिजीज हैं जो अगर बच्चे को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो ये उसका मदर सेल होगा, हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो उससे उसका डिजीज खत्म हो जाएगा। पर वो बेसिकली हमने मदर सेल स्टोर करके रखे हैं, वो किस काम में आएंगे, कब काम में आएंगे, ये किसी को नहीं पता है। उससे कैंसर का इलाज, लिमिटेड कैंसर हैं जिनका इलाज हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत सीमित मात्रा है, आपको फिर उसको ऑगमेंट करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। वो 10 ml है, 50 ml है, लेकिन आपको हो सकता है 200 ml की ज़रूरत हो तो ऑगमेंट करके यूज़ कर सकते हैं, या उसको आप दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए, तो उसको आपने HLA टाइपिंग करके वो स्टेम सेल को आप ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट कर सकते हो। इस तरह से उसका यूज़ है। उससे अब कितने दिन की जिंदगी, कितने दिन की बची, उसको डिसाइड करने का कोई तरीका है कि स्टेजिंग के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं? एक पेशेंट था जिसको लंग कैंसर था, मुझे अच्छे से इसलिए याद है, बूढ़ा बाबा था, ESI का पेशेंट था। हमने 7 बार उसका बायोप्सी किया, और भला आदमी जब भी बायोप्सी कराता उसकी रिपोर्ट में आ जाता कि एडिक्वेट ट्यूमर टिश्यू नॉट फाउंड। 7वीं बार जाके उसका एल्क पॉजिटिव आ गया। उस समय ये दवाई इंडिया में नहीं थी, अपन ने US वालों से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भेजी, एंड वो ऑलमोस्ट 4 या 5 साल सर्वाइव करा, फिर बीच में उसने इलाज छोड़ दिया। मुझे ये लगता है कि जादू कहाँ होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमें शिद्दत से या तबीयत से या बिल्कुल 100% उससे अपने इष्ट पे पूरा विश्वास रखते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ इलाज लेना चाहिए। और वो इलाज तभी सक्सेसफुल होता है जब आप जैसे प्यारे भाई बहन उनके पास हों। मैं आदरणीय हेमलता दीदी से, उषा दीदी से और पूरे परिवार से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत पर्सनल है। ऐसे लोग या ऐसे परिवार जिनको कैंसर है या हो चुका है या पता चला है, कभी भी साल में 1 बार जाके उनसे इंटरेक्ट करें, कहीं भी जाके इंटरेक्ट करें। एक दिन अपना उन परिवारों के लिए निकालें। क्यों? उस आदमी को इलाज तो मिल ही रहा है। आज सबसे बड़ी चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो अपनापन है, वो प्यार है। जब आप प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरोगे ना, तो उसको लगेगा उसको जन्नत मिल गई है, भगवान आ गए। एक बार ऐसा करके देखो, आपके मन में इतना 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 सुख मिलेगा जितना वो शायद करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतने के बाद नहीं मिलेगा।
एज ए ह्यूमन बीइंग जाके एक जब आप पर्सनल टच दोगे ना, तब आपकी फीलिंग और उसकी फीलिंग और आपके अंदर की जो केमिस्ट्री चेंज होगी वो आपको दूसरे दुनिया में ले जाएगी, ये तय है। आप करके देखो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जब उसका इलाज चल रहा हो उसके पास 5 मिनट रुको, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करो, उसको बोलो, सिर्फ ये बोलना है कि तू ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ डॉक्टर अडवाणी एक बहुत बड़ा नाम होते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो आदमी जो लिखता है वो काम कैसे कर जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग जब लॉजिकली देखते हैं तो उनके ट्रीटमेंट हमें खुद समझ में नहीं आते। मतलब ये दिल से बात कर रहा हूं मैं, बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ना वो आदमी जब मुस्कुराते हुए, ही व्हील चेयर पे हैं, 80-85 साल के हो गए होंगे अब, व्हील चेयर पे हैं जब, लेकिन मरीज से मिलते हैं और जब मुस्कुराते हुए ये बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना बोलना उस आदमी को सालों दे देता है। सो मेरा निवेदन है, अगर ये संभव हो, परमिटेबल हो, तो ऐसा कुछ हम एक करें कि एक दिन, कोई भी दिन, आज चाहे तो, या अपने बर्थडे वाले दिन, या कभी भी जब आपको ठीक लगे, एक दिन जाके भले ही एक मरीज से 10 मिनट बात करिए, उसको प्यार दीजिए जो आपके अंदर भरपूर है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि 99% फैमिलीज आजकल न्यूक्लियर हो गई। प्लीज। इसी को प्यार कहते हैं ना। किस्मत वाले हैं वो लोग। मैं तो मतलब कई बार जब पेशेंट सामने होता है और रिलेटिव्स होते हैं तो मैं कहता हूँ उनसे कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपका परिवार है जो आपका ध्यान रख रहा है। बातें हम सब बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, लाखों करोड़ों की कर लेंगे, लेकिन ना एक बार उसका हाथ में अपना हाथ पकड़ के जब उसको प्यार से बोलेंगे ना, बेटा मैं हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, वो आपके पास आएगा भी नहीं, लेकिन एक बार आपका बोलना हो सकता है उसकी आयु बढ़ा जाए, और आप सोचो आप कितना पुण्य कमा जाओगे उसके बाद। सॉरी, मैं शायद ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। हर गठान कैंसर नहीं होती है, हर गठान कैंसर नहीं होती है। बायोप्सीज हैं, ये सब रूटीन प्रोसीजर है, एक्सट्रीम तक मत सोचिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेशेंट आता है, दिखाता है, वो वसा की गठान रहती है, या फिर नॉर्मल नर्व की गठान होती है, या फिर टीबी हो जाती है, पर जांच करा के फिर निर्धारित करिए। जो हम लोग मिस करते हैं वो मिस करते हैं कि हम जांच ही नहीं कराना चाहते। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आई एम सॉरी अगर टाइम हो रहा हो तो बता दीजिएगा। ये बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली थी, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बहुत ही हाई फाई फैमिली। जब मेरे पास आए तो आई वॉज शॉक्ड। क्यों? क्योंकि इस लेडी के ब्रेस्ट में लिटरली बहुत बड़ी गठान थी, स्किन पूरी जा चुकी थी, मिलियनेयर्स, करोड़पति एक छोटी सी चीज नहीं समझ सक रहे हैं कि ये अगर 2 महीने में डिसॉल्व नहीं हो रही है तो आपको कुछ और भी हो सकता है। जब आए आप तब आप बढ़ा के लाए ना उस चीज को। सो हमें ये लगता है कि पैसा है तो बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसा नहीं है, उतना ही ज्यादा नेग्लिजेंस भी। प्लीज। यूजुअली ना कैंसर पेनफुल नहीं होता है। अगर बॉडी में गठान के रूप में आ रहा है सो उसको हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में क्या होता है,
हमारी जो नसें होती हैं, जो संवेदनाएं ले जा रही होती हैं, ला रही होती हैं, उसके ऊपर जैसे प्याज का छिलका चढ़ रहा होता है ना, उसी तरह से वो छिलका चढ़ रहा होता है, जो सोनोमस सेल होता है उसका, तो वो गठान के रूप में ऐसा बन जाता है। उसको फील करते हैं आप, और कई बार वो पेनफुल हो जाता है, बिकॉज वहाँ थोड़ा सा ब्लड की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो अगर कई बार वो आनुवांशिक ही होता है, पर अगर ऐसा है तो एक बार परामर्श जरूर लें। नॉर्मल एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है जिसमें सारी जांचें हो जाती हैं। हम सबको वो कराना चाहिए 40 साल की उम्र के बाद, हर साल में एक बार, 100%। जैसे कोविड के दौरान थोड़ा सा स्ट्रेस रहा होगा या जो भी रहा होगा, मुझे नहीं पता था कब मैं डायबिटिक हो गया, लेकिन जब जांच कराई तो सामने आया, नहीं कराता तो पता ही नहीं चलता। दूसरा पर्सनल रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आजकल बहुत अच्छे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, हम सबको वैक्सीन्स लेने चाहिए। वो वैक्सीन्स फ्लू के हैं, न्यूमोकोकल के हैं, हर्पीस के हैं। फॉर एडल्ट्स, कोई भी एडल्ट जो 40, 45 साल, 50 साल का है, उन सबको वैक्सीनेट कराना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ को कंफर्टेबल बना देते हैं। क्योंकि हम सब एक एज के बाद और ज़्यादा फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, नाजुक होते जा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन एक बहुत अच्छा वैक्सीन है, बिकॉज ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को टारगेट करता है। बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक इन्फेक्शन होता है जो यूजुअली हम ये कहते हैं कि बिफोर मैरिज उसका एक्सपोजर हो जाना चाहिए वैक्सीन का। क्यों हो जाना चाहिए? बिकॉज अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो 100 में से 90 लोगों को अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन 10% लोगों को क्रॉनिक बन जाता है। क्रॉनिक बन जाएगा तो क्या होगा? वो सर्विक्स जो है उसकी लेयर पे रिपीटेड इन्फेक्शन कराएगा। रिपीटेड इन्फेक्शन करा के आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो कैंसर में बदल जाएगा, बिकॉज ऑफ रिपीडिटी ऑफ इन्फेक्शन। सो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाए, इसके लिए वो वैक्सीन है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, मेरी बेटियां वैक्सीनेटेड हैं, आप भी अपनी बेटियों को, बहनों को और बच्चियों को वैक्सीनेट करा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद तारण सर। पूरा मुख्य जो पॉइंट सामने आए हैं, इन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट पे बहुत प्रकाश डाला है, और सबसे बड़ी बात है एडल्ट वैक्सीनेशन की जानकारी दी है, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी बीमारियों से इसे बचा जा सकता है। जैसे हेपेटाइटिस बी का भी एक है, जिसके कारण अगर उसको अपन रेगुलर लगाते रहें तो लीवर के कैंसर से भी बचाव हो सकता है। मुख्य बात जो सामने आई है वो है कि कैंसर के लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, जागरूक रहे, नशा मुक्त रहे, संतुलित आहार ले और नियमित व्यायाम करें। कुछ आध्यात्मिक तरीके से भी मैं समझाना चाहूँगा। बाबा की शिक्षाओं में बहुत सारी बातें ऐसी आती है जो इस बचाव में काफ़ी हेल्पफुल है। क्यों बाबा हमें कहता है कि हर्षित मुक्त रहें, खुशी जैसी खुराक नहीं है। तो ये चीज़ें भी ऐसी है कि ये एक प्रकार से ये भी अपन फॉलो करते रहें तो अपना बचाव काफ़ी हो सकता है। बाबा कहते हैं श्रीमत पे चलना। अब कैंसर भी एक प्रकार की ऐसी कोशिका के बारे में जानकारी है जो कि श्रीमत पे नहीं चल रही है। वो कोई बाहरी वातावरण से मिलके, मतलब परमत के प्रभाव में आकर मनमत हो जाती है और अपने अलग तरीके से वो चलने लगती है, तो विकार में आ जाती है। तो उसी तरह से मैं चाहूँगा कि ये भी एक बाबा की शिक्षाओं में भी काफ़ी जानकारी मिलती है जिसका अपन को ध्यान देना चाहिए। अब मैं आदरणीय हेमलता दीदी से अनुरोध करता हूँ कि वे अतिथियों को ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से यादगार सौगात प्रदान करें।
सर। अब समय है आभार प्रदर्शन का। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय उषा दीदी को कि वे आकर आभार प्रदर्शन व धन्यवाद के 2 वचन कहें। उषा दीदी भी पिछले 31 वर्षों से इस संस्था से जुड़ी हुई है। यहीं की कन्या छात्रावास में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और बाबा का ज्ञान प्राप्त किया है और वे इस समय मेडिकल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में पिछले 16 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। आदरणीय उषा दीदी। ओम शांति। आज वर्ल्ड कैंसर डे हम सब ने मिलकर मनाया और इस डे को मनाने के लिए हम सभी के बीच में हमारे इंदौर के सबसे वरिष्ठ हमारे सीनियर डॉक्टर संजय देसाई जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और अपना इतना अच्छा उद्बोधन दिया, आपने विषय की जानकारी दी, तो मैं आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में हमारे डॉक्टर शिव श्रीवास्तव जी बहुत पहले कभी आप शैलबी में थे तब यहाँ आए थे कोई प्रोग्राम में, डॉक्टर शिल्पा बहन ने बुलाया था तब आए थे और आप दोबारा हमारे डॉक्टर संजय देसाई जी के आग्रह पर आप यहाँ आए और इस कैंसर डे को आपने सेलिब्रेट किया और आपने बहुत अच्छी गहरी जानकारी दी। आप अभी कोकिलाबेन हॉस्पिटल से आए यहाँ पे, तो मैं आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर राकेश तारण जी जो हमारे, आप भी इस घर के ही सदस्य हैं और काफ़ी वर्षों से आप संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर श्याम रावत जो कैंसर के डॉक्टर हैं जो जबलपुर में हैं, आप दोनों दोस्त हैं, बहुत ही पक्के दोस्त हैं और एक दूसरे की बहुत बात मानते हैं, रिगार्ड देते हैं दोनों को। तो अभी भी जो हमारी बहन का कैंसर का हुआ तो डॉक्टर संजय देसाई जी ने तो ऑपरेशन किया ही, लेकिन कीमोथेरेपी के लिए सारा हमारे श्याम भाई ने कहा नहीं आप तो, और तारण जी अपने देसाई जी ने कहा कि नहीं तारण जी के पास में ही जाकर अपन उसका सेट करेंगे कीमोथेरेपी। तो हमारे डॉक्टर तारण और डॉक्टर श्याम और देसाई जी तीनों ने मिलकर उस बहन का इतना अच्छा ट्रीटमेंट सेट किया कि वो बहन सच में वंडरफुल बहन है कि सचमुच वो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत समय जी सकती है, लेकिन उसके ना चेहरे से लगेगा ना उसके बोल से लगेगा। जब हमारे डॉक्टर देसाई जी इनको बता रहे थे कि आपको ये बीमारी आई है तो बोलती बस मैं जीत कर दिखाऊंगी, एक शब्द था उसका, बस मैं जीत कर दिखाऊंगी। उसके बाद हम तारण जी के पास ले गए थे, तारण जी ने कहा नहीं आप तो उधर बैठिए मैं दीदी से बात कर लेता हूँ। तो उसने कुछ बोला था ना तारण भाई, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोला था। तो ये वंडरफुल है कि परमात्मा का ज्ञान और कितना हमें संबल देता है, कितना हमें मदद करता है कोई भी बीमारी में, उसके चेहरे से ना बोल से। और अभी भी वहाँ मकान बन रहा है, खड़े होके मकान बनवाती है। 3 दिन वो जबलपुर आती है अपना कीमो करवाने के लिए, ट्रेन में आती है और जाती है, लेकिन इतनी खुश रहती है। वहाँ की बहनें बताती है सेंटर की कि दीदी वो इतनी खुश रहती है वो बहन कि कहीं से नहीं लगता कि उसको उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। वंडरफुल है वो बहन, एक और छोटी है, बहुत ज़्यादा कोई उम्र नहीं है उसकी। तो वो कहती मैं चमत्कार करके दिखाऊंगी, ये शब्द था देसाई जी के सामने। तो वंडरफुल है बाबा का ज्ञान। और हमारे वंडरफुल है जैसे कहा अपने की दया, हमारे दया तो सभी डॉक्टरों के अंदर है, लेकिन स्पेशली हम तारण भाई के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अंदर से दयालु हैं। कोई भी इनके पास जाता, इतनी भीड़ होती है लेकिन इतना उसको वो करके कहते हैं, जैसे सुनाया अभी अपने उदाहरण में। तो ऐसे हमारे डॉक्टर तारण जी सबकी सेवा के लिए, हमारे डॉक्टर शिव श्रीवास्तव जी भी, हमारे डॉक्टर देसाई जी भी, हमारे डॉक्टर टावरी जी भी, हमारी डॉक्टर शिल्पा बैठी है, डॉक्टर संगीता टावरी बैठी है, ये सारे मैं कहती हूँ एक बहुत अच्छा एक गुलदस्ता बन जाएगा सेवा के लिए। जो आज जैसे तारण जी चाह रहे थे कि जाएं और उनके साथ स्पेशली मिले, तो मैं कहती हूँ हमारी डॉक्टर शिल्पा देसाई है,
स्पेशली इन्होंने कोविड के समय, इनको 2 बार कोविड भी हो गया था और आप शैलबी में थे और पूरा किट पहने रहते थे, उसके बाद भी आप पेशेंट के पास जाके ऐसे सिर पे हाथ रखते थे और बाबा की याद में उनको शक्ति देते थे। तो पेशेंट जो 100% जिसका लंग्स खराब हो गया था उसको शिल्पा बहन ने ठीक करके दिखाया। और हमारे डॉक्टर टावरी जी भी पूरे समय कोविड में लगे रहते थे। यहाँ 15 बहनों को हो गया था, भाइयों को हुआ था, आपका सारा समय यहाँ जाता था और बहनों को सबको आपने ठीक किया। तो मैं कहती हूँ ऐसे यहाँ होनहार, क्योंकि इन्होंने राजयोग को अपनाया है और सब कुछ अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो सब जो आप कह रहे थे, तो जाकर ये सब हम सब मिलकर वो काम कर सकते हैं। सचमुच आज ये बहुत अच्छा संकल्प आपने हम सबको दिया है। तो ऐसे आप सभी, और इस कार्यक्रम की हमारी विशेष प्रेरणा स्रोत आदरणीय हेमलता दीदी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे कहा कि उषा कैंसर डे आ रहा है, प्रोग्राम करना है कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ करना है। तो फिर मैंने देसाई जी से बात की, तो देसाई जी ने कहा ठीक है उनको बुला लेते हो या तारण को भी बोल दो आप। तो ऐसे करके आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से सफल हुआ। ऐसे हमें इसे बड़े लेवल पे करना चाहिए, लेकिन हम कभी इसको बहुत बड़े लेवल पे करेंगे, भले दूसरा डे हो, कैंसर डे ना हो, लेकिन ये बहुत अच्छी जानकारी है, हर एक को मिलनी चाहिए। क्योंकि हर एक नहीं समझ सकता है कि कोई सोचता है ये गठान हुई जैसे बताया इससे कैंसर हो जाएगा, या डर होता है इससे कैंसर हो जाएगा। तो ये हर एक के मन में होता है, ये नेचुरली पैदा हो जाता है हर एक के मन में। लेकिन ये जानकारी मैं समझती हूँ कि हम बड़े लेवल पे करें तो समय फिर से आपको याद किया जाएगा। और मैं सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो आप सभी सवेरे से आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति, ओम शांति। और कल जैसे शिवरात्रि है, जो भाई बहन आए हैं वो कल सवेरे फिर से सबको क्लास में ही आना है और कल 10 बज सकती है, उस हिसाब से सब अपनी तैयारी से आएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव पिता परमात्मा का भी धन्यवाद। 2 मिनट बाबा को याद करके हम समापन करेंगे। ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान